नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 145 के चैप्टर नंबर 16 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास। ये चैप्टर इस किताब की अंतिम कड़ी है। इससे पहले 15 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सभी लेक्चरों को ध्यान से सुनिएगा। आशा है पूरी की पूरी कड़ी आपको जरूर समझ में आई होगी। आज की क्लास जो है उसमें हम ये बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं इनका आर्थिक विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ है। और जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हम तीन सेक्टरों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की, फिर हम बात करते हैं उद्योग की, और फिर हम बात करते हैं शहरीकरण की। क्योंकि ये माना गया है कि विकास का पैमाना है क्या, तो मनुष्य तकनीक का जितने से ज़्यादा उपयोग करेगा ये माना जाएगा मनुष्य उतना ही ज़्यादा विकसित है। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। और पेपर देने के बाद आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा गया है हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को ज़रूर कुछ ना कुछ सहयोग करें ताकि चैनल और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और ये अच्छी खासी एक प्रस्तावना है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रस्तावना है जिसमें एक विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम पूर्वोत्तर की ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पर भरमार है। यहाँ पे पहाड़ी इलाके भी हैं, वनीय इलाके भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं। यहाँ के लोग पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड रहे हैं और आज भी प्राचीन तरीके से और आदिवासी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खनिज भी हैं, यूरेनियम के भंडार भी हैं और तेल के भंडार भी हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर कृषि, उद्योग और विनिर्माण पर यहाँ पर निर्भर है, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था। हर राज्य की अपनी अलग विभिन्नताएं हैं। सिक्किम की अलग विभिन्नता है तो असम की अलग विभिन्नताएं हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन लोगों की जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्र हमेशा से ही पहाड़ी इलाकों के मुकाबले विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि मैदानी इलाकों पर कृषि करना संभव होता है, घर बनाना संभव होता है, इमारतों का निर्माण हो सकता है, सड़कों का निर्माण हो सकता है और मनुष्य की जितनी भी ह्यूमंस के जितने भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा से मैदानी इलाकों में बसना पसंद करता है, जबकि पहाड़ी इलाकों की जो जलवायु होती है वो बहुत कठोर होती है और वहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी बहुत कठिन हो जाती है जिस चीज़ की मनुष्य को जरूरत होती है। इसी वजह से जो यहाँ के मैदानी इलाके हैं बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं बजाय किसके, पहाड़ी इलाकों के। यहाँ की जो आबादी है वो जनजातीय आबादी है। लोग पारंपरिक रूप से झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब ये है कि पहले जंगलों को साफ किया जाएगा, उन्हें खेती लायक बनाया जाएगा, फिर उस पर खेती की जाएगी और फिर कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दिया जाएगा और फिर दूसरी जगह खेती की जाएगी ताकि उत्पादन क्षमता बनी रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान से ही इस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश ये चाहते थे कि इस क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करके वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें। इसलिए उन्होंने यहाँ पर चाय के बागानों का निर्माण किया और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास किया उसका भी कारण यही था ताकि वो अपने हितों की पूर्ति कर सकें। आज़ादी के बाद बात की जाए तो आज़ादी के बाद यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की सिक्योरिटी के लिए, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय जनता हमेशा से अवेयर रही। भारत सरकार ने तो ये सोचा कि इन क्षेत्रों के संसाधनों का प्रयोग कर सकें, लेकिन यहाँ के लोगों ने लगातार विरोध किया। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर इन लोगों ने आंदोलन चलाए जिसकी वजह से सरकार को अपने कदम पीछे हटने पड़े। हालांकि 1990 तक अगर हम बात करें तो सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर था कि इस क्षेत्र में कैसे ना कैसे करके शांति स्थापित की जाए, क्योंकि ये क्षेत्र विवादों वाला क्षेत्र था। असम से अलग 4 राज्यों का निर्माण हुआ। तो अगर आज़ादी से लेकर 1990 तक देखोगे तो मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि इन क्षेत्रों में शांति स्थापित की जाए, इन क्षेत्रों को किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल रखा जाए, इन क्षेत्रों में जो दंगे फसाद है उन्हें बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास पिछड़ा है उसका सबसे बड़ा कारण ये क्षेत्र खुद है, क्योंकि इस क्षेत्र ने हमेशा से अलगाव की डिमांड्स की हैं और बाहरी लोगों का जो यहाँ पर प्रवास हुआ है उसकी वजह से भी कानून व्यवस्था यहाँ तार तार हो गई हैं। बड़े पैमाने पर जो सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति है वहाँ पर संसाधन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जीरो टाइप से हैं। 1990 में जब आगे चलकर 1992 के जो चुनाव हुए थे उसमें नरसिम्हा राव की जो सरकार बनी थी, तो नरसिम्हा राव की सरकार ने एक डिसीजन लिया। प्रधानमंत्री जब हमारे नरसिम्हा राव बने तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को विकसित करके आगे के देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो म्यांमार से जुड़ता है और म्यांमार के आगे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जैसे जो देश हैं इन्हें हम आसियान कंट्री के नाम से जानते हैं। भारत ये चाहता था 1990 के दशक में कि हम आसियान के देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करें।
अब क्या हुआ, आसियान के देशों के साथ संबंध आप जब भी स्थापित कर सकते थे जब आप नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का डेवलप करते। नॉर्थ ईस्ट के इलाके विकसित होते तो सड़कों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से हम उन क्षेत्रों से जुड़ जाते। तो ऐसे में ये तो जरूरी हो गया कि हमें नॉर्थ ईस्ट का विकास करना पड़ेगा, और यहीं से शुरुआत हुई नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक विकास की, जहां पर शुरुआत में सड़कें और हाईवे बनवाए गए, बड़े बड़े बांध और पनबिजली परियोजनाएं की शुरुआत की गई। तो नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक विकास को अलग अलग चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण 1950 से 72 है, यानी कि 1950 से 1972 है। दूसरा चरण 1972 से 1990 है। तीसरा चरण है 1990 से लेकर अब तक। पहले चरण में जैसा कि मैंने बताया गया कि सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपवादों से निपटना था, उग्रवादों से निपटना था, राजनीतिक शांति स्थापना करनी थी। दूसरे चरण में असम का पुनर्गठन किया गया, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नए राज्य बने। शुरुआत में कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे और आगे चलकर ये पूर्ण राज्य बने। तीसरे में चरण में हमने आर्थिक सुधार शुरू किए और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे मजबूत किया, सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि हम जो आसियान की कंट्रीज़ हैं उनके साथ संबंधों को जोड़ सकें। समय बीता और यहाँ के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य का मतलब ये था कि 90% यहाँ के लिए पैसा जो है केंद्र सरकार फंड करेगी और 10% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी किसी भी योजना के लिए। 1996 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री देवेगौड़ा जी, इन्होंने केंद्र सरकार के विभागों को अपने बजट का 10% और ज़्यादा इन क्षेत्रों के लिए कार्य करने के लिए देने की बात की। तो अगर हम पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास के चरणों की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में आर्थिक विकास के कितने चरण रहे? 3 चरण रहे। पहला 1950 टू 1972, जिसमें बस हम शांति स्थापित करने की बात करेंगे। दूसरा चरण 1972 से 1990, जिसमें हम पूर्वोत्तर के राज्यों का गठन करेंगे, राज्य निर्माण करेंगे और शांति व्यवस्था कायम करने की बात करेंगे। 1990 के बाद आसियान देशों से जुड़ने के लिए इस क्षेत्र के विकास को हम बढ़ावा देंगे। आगे इस चैप्टर में क्षेत्रीय विकास की चर्चा की गई है। तो देखो, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं ये विकास में पिछड़ गए। क्यों? मैंने बता दिया आपको, उग्रवाद, दंगे फसाद, अमीर गरीब की खाइयाँ, सरकार द्वारा ध्यान ना देना और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों की बड़ी समस्या। इसकी वजह से यहाँ के जो राज्य हैं इनका जो विकास दर है वो बहुत कम रह गया। अगर आप देखोगे तो असम की बात करते हैं हम, जहाँ पर उच्चतम विकास होना चाहिए था लेकिन सबसे कम विकास है। त्रिपुरा और नागालैंड का विकास बहुत कम है। रोजगार यहाँ पर लोगों के पास है नहीं, प्रकृति पर यहाँ के लोग निर्भर हैं, उद्योग है नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कृषि के विकास के लिए नीतियाँ हैं नहीं। औद्योगिकरण की अगर आप बात करोगे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औद्योगिकरण को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना की गई कि भाई तुम इस क्षेत्र के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करो, जिसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, जैसे CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि BCCI, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि FINER फाइनर। इस क्षेत्र में निवेश करने की इन लोगों ने पहल करी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए औद्योगिकरण जब शुरू हुआ तो ये 3 बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करा तो बड़ी दिक्कत आई। रोजगार के अवसर तो पैदा हुए लेकिन कच्चे माल का प्रयोग भी तो करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रयोग भी तो करेंगे। अब लोग ये कहेंगे तुम हमारे कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हो, तुम यहाँ से कोयले को निकाल रहे हो, तुम यहाँ से यूरेनियम को निकाल रहे हो, इससे हमारा नेचर क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। तो औद्योगिकरण उतनी तेज गति से विकसित हो नहीं पाया क्योंकि बाधाएं रहती गई, जिसके वजह से इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हुआ ही नहीं। क्योंकि औद्योगिक विकास में सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए? सबसे पहले कच्चा माल चाहिए, मानव संसाधन चाहिए, जैसा कि यहाँ पहला पॉइंट लिखा है। दूसरा पॉइंट लिखा है क्षेत्र में क्या हुआ, विदेशी जो थे वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते थे। उसका रीज़न ये था क्षेत्र जो था वो अशांत था। केंद्र और राज्य सरकार जो प्रोत्साहन थी वो कर तो रही थी लेकिन सभी लोगों को इसका लाभ मिल नहीं रहा था। ऐसे में यहाँ पर जो उद्योग लगे वो उद्योग विकसित नहीं हो पाए, इसलिए उन उद्योगों को बीमार उद्योग कहा गया। आगे चलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए एक दस्तावेज बनाया गया, असम विजन दस्तावेज। असम विजन दस्तावेज में ये बात की गई कि जो यहाँ की AGP सरकार थी वो यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी, सड़कों और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देगी। असम विजन 2025 में ये लक्ष्य था कि 2025 तक इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कृषि की। असम में कृषि का विकास बहुत कम है। उसका रीज़न ये है पहाड़ी इलाके हैं, कृषि का वितरण कम है और दंगे फसाद की स्थिति भी बनी रहती है।
अगर आप कृषि का प्रतिशत दर देखोगे तो 1980 से लेकर 1990 में सिर्फ 2.1% वृद्धि हुई है। 1990 में तो सिर्फ 1.6% वृद्धि हुई थी, यानी कि पहले के मुकाबले और कम हो गई। 1996 के चुनाव में ये बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाना था कि कृषि का विकास किया जाए, लेकिन इस चीज़ पर जोर नहीं दिया गया। आसियान विजन डॉक्यूमेंट में गरीबी खत्म करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए किसी भी रणनीति को बढ़ावा नहीं दिया गया, सिर्फ लिखा गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं किए गए। इसके अलावा पोषण से संबंधित जो चीज़ें थी, कल्याण गतिविधियां जो थी, जो पिछड़ी कम्युनिटी के लिए उत्थान की बात की गई थी, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कृषि पर जोर तो दिया गया, लेकिन फिर भी कृषि उतनी तर्ज पर नहीं बढ़ी जितनी तेज पर बढ़नी चाहिए थी। सरकार की जो नीतियां थी उससे कृषि के विकास में कई बार उतार आया और कई बार चढ़ाव भी आया। कई बार उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन कई बार गिरावट भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर तो हो रहा है, लेकिन जब देखा गया तो आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है। उसका कारण पता है क्या है? जो सरकार की कृषि भूमि है यहाँ की, उसका अतिक्रमण हो रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जिस जमीन पर खेती होनी चाहिए थी उस जमीन पर घर बनने लगे हैं। नदियों का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है और नदियों की जमीन पर शरणार्थी अपने घर बनाए जा रहे हैं, झुग्गियां बसाए जा रहे हैं। संजीव बरुआ जो कि एक बहुत बड़े सोशल लोजर भी रहे हैं और इनका अर्थशास्त्र में भी योगदान रहा है, तो संजीव बरुआ ने यह कहा है कि यहाँ पर जो अप्रवासी वो अतिक्रमण करते जा रहे हैं और जो विस्थापित लोग हैं वो बहुत बड़े जगह पर आकर बसते जा रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। जो भूमि का कटाव हो रहा है वहाँ पर भी ये लोग हथियार ले रहे हैं ज़मीन। तो खेती कहाँ होगी? जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, घर बनते जाएंगे, तो वो खेती वाली ज़मीन पर ही तो बनेंगे। परिणाम तक कृषि उतनी तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ पा रही जितनी तेज़ गति से आगे बढ़नी चाहिए। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा थे, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट से हैं, इन्होंने ये कहा कि हम असम के क्षेत्रों में भूमि विकास परियोजना शुरू करेंगे और अतिक्रमणियों को यहाँ से निकालेंगे। जितने भी लोगों ने जमीन का अतिक्रमण कराया है उनके क्षेत्रों को यहाँ से उनके क्षेत्रों को कब्जा करके उन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, ताकि कृषि को विकास किया जा सके। तो यहाँ की कृषि की समस्या क्या रही है कि पैदावार कम हो रही है, जिसका बड़ा कारण यह है कि जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। मणिपुर और मिजोरम की अगर बात करोगे तो मणिपुर और मिजोरम में भी जो सीन है वो थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा कि हमने पढ़ा है। मई 2004 में सरकार ने पता है क्या करा? 60,000 मिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन ये सारा का सारा पैसा है वो अमीरों ने अपनी विलासिता पर खर्च कर दिया, जिससे इसकी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ। सरकार की तरफ से फंड तो दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ की जो एवरेज थी वो कम होती गई। मणिपुर में जितनी विकास परियोजनाएं थीं वो शुरू तो हुई, लेकिन उग्रवादियों की वजह से पूरी नहीं हो पाई। बहुत सारी परियोजनाएं अभी भी ठप पड़ी हैं, क्योंकि उग्रवादी आए दिन उन जो परियोजनाएं उसमें अड़ंगे लगाते हैं। अगर फ्लाईओवर बन रहा है तो उसे बम से उड़ा देते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जाता है, क्योंकि उनसे उग्रवादी जो है पैसों की डिमांड करते हैं। निम्न श्रेणी के जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे भी पैसों की डिमांड की जाती है। परिणामतः फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो मिजोरम और मणिपुर के विकास के लिए भेजा जाता है, लेकिन उग्रवादी उस फंड का एक बहुत बड़ा पैसा अपने हथियारों के लिए और अलगाववाद की मांग का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मिजोरम और मणिपुर का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण का मतलब यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था में अब विकसित हो जाए और लोग खेती छोड़कर अन्य गतिविधियां कर रहे हों। तो सरकार ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर एजुकेशन लेवल को बढ़ावा देने की बात करी है। मेघालय की सरकार की बात करें तो उसने अपनी राजधानी शिलोंग में नई तरीके से शिलोंग टाउनशिप स्थापित किया है। पुराने शहर शिलोंग के पास एनएसटी को यानी कि शिलोंग न्यू शिलोंग टाउनशिप की स्थापना की है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की भूमि का अधिग्रहण किया। इसी प्रकार से यहाँ का जो एक क्षेत्र है माओ डियांगी डोंग, डियांगियोंग, उमावसली, माओपेट, मावतारी, ये क्षेत्रों के देखो नाम हैं। तो यहाँ के लोगों ने कानून का उल्लंघन किया और कानून का उल्लंघन करके उन्होंने भूमि का बंटवारा दिया। तो अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो वैसे तो ये वनों पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, फिर भी सरकार यहाँ पर शहरीकरण को बढ़ावा देकर इन क्षेत्रों का विकास करने की कोशिश कर रही है। लेकिन समस्या जो आ रही है वो आपको पहले से ही पता है, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। चैप्टर छोटा सा ही है, चैप्टर यहीं फिनिश होता है। जो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनते हैं वो ये बनते हैं कि पूर्वोत्तर में विकास प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाई। इस पर टिप्पणी करो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना। आगे चैप्टर का सारांश है, तो सारांश कुल मिलाकर ये बता रहा है हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा भाई? पूर्वोत्तर के अगर 8 राज्यों की बात करो, प्राकृतिक संसाधन दबा के हैं, आर्थिक विकास बहुत तेज गति से हो सकता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, कृषि, उद्योग, सेवा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण यहाँ पर दबाकर है, लेकिन फिर भी इसका दोहन हो रहा है। हमारी सरकार ने 1950 से लेकर 72 तक
72 तक यानी कि इस क्षेत्र में शांति की स्थापना करने की बात की। 72 के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ और अलग अलग राज्य बने। पहले कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर उन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। 1990 के बाद जब उदारीकरण की नीति आई तो देश का पूर्वोत्तर के विकास के लिए बात की गई और आसियान के देशों से जुड़ने के लिए यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की गई। लेकिन मुद्दा वही बना कि भ्रष्टाचार, जो राजनेता थे, भ्रष्टाचार जो नौकरशाह थे, इन्होंने वो पैसा वहाँ खर्च नहीं किया जो खर्च करना चाहिए था। परिणाम आज हम सब देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर आज भी अलग थलग पड़ा हुआ है और यहाँ के लोगों को यही लगता है कि सरकारें उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। कड़ी ये यहीं पर ख़त्म होती है। पूरी किताब में जो हमने पढ़ा कुल मिलाकर वो हमने यही पढ़ा कि पूर्वोत्तर भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी चल रही है और वो क्षेत्र क्या आज भी डेवलप्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, समस्याएं हैं तो क्या हैं और इन समस्याओं से पार कैसे पा सकते हैं। तो इन समस्याओं से पार पाने का सिर्फ एक और एक तरीका है कि इन क्षेत्रों के लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये लोग इंडियन हैं, ये लोग भारतीय हैं और इन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। गवर्नमेंट को जो है टॉलरेंस अपनानी चाहिए, टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश और म्यांमार की सरकारों से बातचीत करने के माध्यम से यहाँ के लोगों को उनके देश वापस भेजना चाहिए, ताकि जो अतिरिक्त बोझ हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, ज़मीन का जो अतिक्रमण हो रहा है, वो खत्म हो सके। चमकमा शरणार्थी हों और चाहे बांग्लादेश के म्यांमार के रोहिंग्या हों या 1971 के युद्ध के दौरान जितने ही बांग्लादेशी आए हैं भारत में, उन सभी की पहचान करके उन्हें उनके देश की सरकार से बात करके सुरक्षा मुहैया करवाई जाए या फिर यूएनओ में ये मुद्दे उठाकर इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी जाए, ताकि देश में मानवता आए, ह्यूमनिटी आए, दंगे फसाद कम हो और हर मनुष्य मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य का सम्मान करे। तो ये किताब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदेमंद होगी। मेरी कोशिश रही एक एक चीज़ आपको समझाने की, फिर भी अगर कहीं कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी आपसे चाहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी एक नई सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।